नमस्कार। आप देख रहे हैं योर मनी। मैं हूं दीपाली राणा और बात करेंगे आपके पोर्टफोलियोज की, आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की। यानी किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, कोई गाइडेंस आपको चाहिए तो योर मनी है आपकी मदद के लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में हेल्प करने के लिए। आपके पास किसी भी तरीके के सवाल हैं आप भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आप अपने क्वेश्चंस हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं। अपने क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप कीजिए 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं yourmoney@nw18.com। और इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। #AskAwaz yourmoney लिखकर अपने सवाल आप हमें लिख भेजिए। तो ये है तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। आज हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी CEO फिरोज अजीज, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फिरोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेंगे उससे पहले चर्चा करेंगे कुछ बेसिक गाइडेंस और टिप्स की जब हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। और आमतौर पे इस बात की चर्चा तो ज़रूर होती है कि क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करें, लेकिन आज हम फोकस करेंगे कि गलतियां क्या नहीं करनी है या फिर मिस्टेक्स वो कौन सी हैं जिनको अवॉइड आपको करना है अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बिगाड़ सकती है। फिरोज जी नमस्कार, बताइए कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली इन्वेस्टर्स करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी में, जिनको उन्हें अवॉइड करना चाहिए। नमस्कार दीपाली जी। जैसे आपने कहा कि अगर एक इंसान इन्वेस्टमेंट की जर्नी में मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेना तो 30-40% काम तो वहीं हो गया। तो पहला एक मिस्टेक जो अवॉइड करना चाहिए आइडियली, काफी लोग जो है कि गोल सेट करना भूल जाते हैं, खाली इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को चिट फंड समझ के इन्वेस्ट करते जाते हैं और ये नहीं करते कि भाई मेरा क्या गोल है, किस कारण से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये नहीं देखते। सो दैट्स द फर्स्ट मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक ये है कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर इन्वेस्ट करते हैं, वो सेकंड मिस्टेक है। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं, और भी चर्चा कर सकते हैं, बट आई विल स्टॉप हियर फॉर योर रिएक्शन। ओके, तो बताइए फिरोज जी, और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो यूजुअली इन्वेस्टर्स गलतियां करते हैं जिनको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग वही होती है जिसमें राइट पोर्टफोलियो बनाना ही नहीं बल्कि और चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बताइए और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अवॉइड कर सकते हैं इन्वेस्टर्स ड्यूरिंग इन्वेस्टिंग। देखिए, जो अब मैं थोड़ा एलॉबरेट करता हूं, जो सेकंड मिस्टेक इतनी पॉपुलर है कि उसमें 99% इन्वेस्टर उस दलदल में फंस जाते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस को चेस करना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण देता हूं। आईसीआईसीआई प्रू का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले लीजिए, 20% की रिटर्न आई थी FY23 में। तो लोग गिर पड़ के उसको खरीद रहे थे क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी थी। FY24 में उसकी रिटर्न थी -41%। सेकंड दीपाली जी, और एक एग्जांपल देता हूं। क्वांट वैल्यू फंड जी जो है, उसकी परफॉर्मेंस FY23 में सिर्फ 4% की थी, तो कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तो अगले साल उसकी रिटर्न आ गई 32% की। तो ये पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे अगर आप चूज करते हैं तो ये श्योर शॉर्ट रेसिपी टू फेलियर है म्यूचुअल फंड में। अगर पास्ट परफॉर्मेंस ही अच्छा चल रहा होता तो 662 फंड ना होते, पूरे पैसे उन्हीं फंडों में चले जाते जो परफॉर्म कर रहे हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर मिस्टेक। पैसिव फंड में बहुत लोग पैसा लगाते हैं, ये समझ के कि पैसिव यूएस में अच्छा चलता है। वॉरेन बुफे साहब कहते हैं कि पैसिव में लगाएं, तो इंडिया में बैठे बैठे उनको लगता है कि इधर भी पैसिव ही चलेगा। बट यूएस अलग मार्केट है, यूएस मैच्योर्ड मार्केट है। वॉरेन बुफे साहब 94 इयर्स के हैं, वो जो दवाई खाते हैं वो आप सेम दवाई नहीं खाएंगे। इंडियन मार्केट्स आर अलग। जैसे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो ने ऑलमोस्ट 13 करोड़ ऑन अ 10 करोड़ अल्फा दिया है, एक्स्ट्रा रिटर्न दी है निफ्टी पे लास्ट 11 सालों में। सो डोंट इन्वेस्ट इन पैसिव। अगर आपके लिए ठीक है तो खरें, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ के कोई यूएस वाले कह रहे हैं तो खरीदना नहीं है। इन्वेस्टिंग इन हाइब्रिड फंड्स भी मैं मानता हूं खाली टैक्सेशन के हिसाब से। डिवर्सिफिकेशन, अंडर डिवर्सिफाई ना करें, भले थोड़ा ओवर डिवर्सिफाई हो जाए। बिल्कुल। और इनफैक्ट फिरोज जी, जितने भी सवाल हम लेते हैं शो में, एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की वो ये कि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म का विजन लेकर पोर्टफोलियो तो ज़रूर क्रिएट करते हैं, लेकिन हर मार्केट की वॉलेटिलिटी में अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस कैसी है, और फिर सवाल पूछते हैं कि क्या हमें यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स को देखकर, परफॉर्मेंस को देखकर पोर्टफोलियो में बदलाव की बात करते हैं। क्या ये सही सोच है? देखिए दीपाली जी, बिल्कुल गलत सोच है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक इंसान से मिला मैं, एक इन्वेस्टर थे, उनके कुछ 17 करोड़ लगे हुए थे।
वो बोलते हैं कि यार मुझे फोन पे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 12 करोड़ फाइनेंशियल में है, इक्विटी और डेट में है, वो मुझे रोज शाम को देखने का मन करता है और मैं देखता हूं, इतना अच्छा ट्रैक करता हूं। तो मैंने कहा सर बाकी जो 5 करोड़ है उसमें से 1 करोड़ का आपने सोना खरीदा हुआ है और 4 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसका दाम आप रोज ब्रोकर को फोन करके पूछते हैं क्या? बोलते हैं 20 साल से नहीं पूछा। करेक्ट। एक ही इंसान इक्विटी और डेट को एक तरह से ट्रीट करता है, गोल्ड और रियल एस्टेट को दूसरी तरह से ट्रीट करता है। कंसिस्टेंट रहें। हर किसी हर हर अगर आपके 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि यार वो 10वीं कक्षा में 3 साल में पहुंच जाएगा। बाकी 2 बच्चों को आप बोलते हैं 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए तेरे पास 10 साल हैं, एक बच्चे को बोलते हो 3 साल में करके दिखा, तो फिर बच्चे को कोसते हो कि क्या, कहां का इंसाफ है? सो ट्रीट ऑल एसेट्स इक्वली। जैसा आपका बर्ताव गोल्ड पे है और रियल एस्टेट पे है वैसे का वैसा, अगर आप उसमें भी ऐसे ही रोज ट्रैक करते तो इसको भी करें। अगर उसको रोज ट्रैक नहीं करते, 10 साल तक नहीं ट्रैक करते, तो इसको भी 10 साल तक ना ट्रैक करें ना, फिर आपको इक्विटी का सही राइट राइट। मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात आपने कही फिरोज जी। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करना एक अलग चीज़ है और डेली उनके रिटर्न्स देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलना अलग चीज़ है। और अगर आप डेली परफॉर्मेंस को देखकर स्ट्रैटेजी बदलेंगे तो डेफिनेटली आपको परेशानी होगी। आपको इनफैक्ट मार्केट की वॉलिटिलिटी तो हाल ही में इस तरीके की रही है कि काफ़ी परेशान भी इन्वेस्टर्स हो सकते हैं अगर डेली परफॉर्मेंस देखेंगे। तो मॉनिटर कीजिए लेकिन डेली परफॉर्मेंस को मत आकिए। लॉन्ग टर्म का विजन लेकर चले हैं आप तो समय दीजिए। तो आइडियली फिरोज जी क्विकली एक और सवाल मेरे जहन में आया, कितने टाइम लॉन्ग टर्म का विजन हमने रखा? 5 साल 10 साल हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, कितने समय में बेसिकली अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को आके रिव्यू करें? क्या कोई टाइम होराइजन है, साल 2 साल, कितने समय में रिव्यू करें अपने पोर्टफोलियो को? दीपाली जी देखिए, रिव्यू तो आपने हर साल एक बार तो करना ही करना है। रिव्यू करना ओके। और ये चेक करना कि आपका एसेट एलोकेशन गड़बड़ा तो नहीं गया, वन। दूसरा क्या चेक करना है, आपको देखना है कोई फंड मैनेजर चेंज तो नहीं हो गया। परफॉर्मेंस के आधार पर सिर्फ आपको रिव्यू नहीं करना है, बट हर साल एक रिव्यू करना है। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, जैसे आपने सही फरमाया कि रिव्यू तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई आप प्लेन में बैठे पायलट हो और उड़ लिए फिर बराबर लैंडिंग के टाइम पे उठोगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट रिव्यू करना है एक साल में, बट सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं करना है। आपको बहुत और सारे और चीजों को मद्देनजर रख के रिव्यू करना। जी बिल्कुल। फिरोज जी क्वेरीज लें उससे पहले क्विकली एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस इन दोनों को कितना अलग रखना जरूरी है? क्यों हालांकि ये परसेप्शन लोगों का विद पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ है। पहले हमने देखा था कि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते थे उसको इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करते थे, अब इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं उसको इंश्योरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को समझकर अलग अलग स्ट्रैटेजी प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट है? दीपाली जी, ये आई थिंक ये जो जागरूकता फैलाई है उसमें सीएनबीसी आवाज का बड़ा श्रेय है, आपका भी। कि ये जो एक तीर से 2 निशान कभी हो ही नहीं सकते। मुहावरों में ठीक है, आप जंगल में जाके शिकार करेंगे तो भी एक तीर से 2 निशान नहीं कर सकते। वैसे ही इन्वेस्टमेंट में एक तीर से 2 निशान तो बिल्कुल नामुमकिन है। मुहावरों के लिए वो रहने दे। मैं इन्वेस्टमेंट भी बेहतरीन कर लूंगा एक ही तीर में और इंश्योरेंस भी बेहतरीन कर लूंगा, ये तो नामुमकिन है। और इसका आंकड़ा मैं आपको 7,000 इंश्योरेंस पॉलिसी जो 9 साल तक प्रीमियम देने के बावजूद 3.03% की रिटर्न आई है कॉम्पाउंडेड। अगर आप पैसा सेविंग अकाउंट में छोड़ देते हैं तो भी आप जो बचा हुआ पैसा है ब्याज का उससे टर्म प्लान खरीद लेते तो भी बेहतर इन्वेस्टमेंट हो जाती। सेविंग्स अकाउंट बैलेंस प्लस टर्म प्लान उसमें उसकी परफॉर्मेंस को भी बीट नहीं कर पाया अगर आपने 2 चीजों को साथ में करने की कोशिश की। प्लीज इस भ्रम में ना रहें। उसमें कमीशनें होती हैं तो लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग रहता है और एक ही मात्र प्रोडक्ट है। दीपाली जी, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आप एक बटन प्रेस करके इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, आपको सरेंडर बटन प्रेस करके नहीं होता है। सरेंडर करने के लिए उनके ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है कि मुझे मेरे पैसे क्यों चाहिए। ये कहां का इंसाफ है? करेक्ट। तो चलिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें आज के इस डिस्कशन में फिरोज जी ने बताई हैं, क्या गलतियां नहीं करनी हैं। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करें, पोर्टफोलियो क्रिएट करें, हर साल पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, मार्केट की वॉलिटिलिटी देखकर परेशान ना हो, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट को आप अलग रखें
और गोल ज़रूर अपना डिफाइन करें और सही स्ट्रैटेजी बनाएं। और योर मनी तो है ही आपकी मदद करने के लिए। कब कैसे कहाँ शुरुआत करनी है ये आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो भी आप राय ले सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए सवालों को शुरू करते हैं। शामिल करना शशांक दीक्षित पहले कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड हैं सवाल पूछने के लिए नोएडा से। शशांक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली जी, थैंक यू। नमस्कार फिरोज जी, मुझे एक क्वेश्चन है। मैंने अपने एक्चुअली मैंने अभी तक, मेरी उम्र 50 साल हो गई और अभी तक मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ने, हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया है, बट ही स्टार्टेड, उन्होंने सजेशन किया है मैं 15,000 रुपये महीने के आसपास का एक सिप करने का चाहता हूँ। और उसके उन्होंने कुछ ब्रेकअप भेजे थे मेरे पास फंड्स के, जो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। तो मुझे जानना है कि मतलब क्या ये फंड करेक्ट है, क्योंकि मैं करीब 10 साल का टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि एट द एज ऑफ 60 में उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू अगर निकालना शुरू करूँ तो विल बी द राइट स्टेप। और अभी इनिशियल 15,000 रुपये से शुरू करके इसको मैं कितना बढ़ाऊं कि आई विल गेट अराउंड थोड़ा सा ठीक ठाक पेंशन टाइप का ऐसा कुछ मिल जाए, ये एक दिमाग में चल रहा है। दो आई एम लेट, बट हाँ करना है। बिल्कुल, बेटर लेट देन नेवर, ये इंपॉर्टेंट है। और जैसे फिरोज जी कह भी रहे थे, गलतियां जो नहीं करनी है, एक गलती ये भी यूजुअली लोग करते हैं, जैसे कहा शशांक जी ने भी, कि लेट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। छोटी ही सही लेकिन इन्वेस्टमेंट शुरुआत कीजिए आज से, अभी से, अगर आपने नहीं की है। बट एटलीस्ट चलिए जागरूक हुए हैं। शशांक जी क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? 15,000 पर मंथ के SIP 10 ईयर्स के लिए प्लान कर रहे हैं। फंड्स जो इनके एजेंट ने इनको सजेस्ट किए हैं उसमें UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, SBI निफ्टी इंडेक्स फंड, बंधन कोर, कोटक गोल्ड, एडवाइज लार्ज मिड कैप, JM फ्लेक्सी कैप, UTA हेल्थ केयर और बंधन बॉन्ड फंड है। बताइए क्या सजेशन इनके लिए? यस, आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि आप शशांक साहब ये मानने के लिए तैयार हैं कि मैं लेट हो गया। देखिए, जब उठे तब हुआ सवेरा, विच इज वेरी वेरी गुड दैट यू आर प्लानिंग टू स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट अबाउट 15,000 रुपीज अ मंथ, और आप अच्छी अमाउंट से चालू कर रहे हैं, दैट इज गुड। सेकेंड, आप स्टेप अप एटलीस्ट 15% से करें, और 15% से करें, और ये देखें कि आपकी जो लॉस्ट टाइम है वो तब रिकवर होगी जब आप इक्विटी का मात्रा थोड़े ज्यादा रखेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया, कहीं तो PPF EPF कहीं तो किया होगा। ये मैं जानना चाहूंगा शशांक साहब, आप कहीं और पहले पैसे डालते थे या कहीं नहीं सेविंग करी? नहीं, मेरा PPF में है, प्लस कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं है। थोड़ा सा मार्केट में भी एक्सपोजर है, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। फिनोमिनल। शशांक साहब, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में वापस डेट नहीं खरीदना है। आपने डेट खरीदा हुआ है, आपने PPF EPF भी रखा ही है, और आपकी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट है। सो यू हैव इनफ फिजिकल एसेट, यू हैव इनफ स्टेबल एसेट इन द फॉर्म ऑफ डेट। तो ये इक्विटी का जो साधन है आपका, इक्विटी का जो डायरेक्ट इक्विटी भी है, म्यूचुअल फंड का जो व्हीकल है, उसमें इक्विटी से ज्यादा प्रेम रखें। तो मैं आपको स्कीम्स बता देता हूं, 4 स्कीम्स जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स उसके ब्राइट लगते हैं। तो मैं इसकी आपकी थोड़ी रिकमेंडेशन चेंज कर रहा हूं। माना कि आप स्क्रीन पे 80-20 देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को आप पूरा 100% इक्विटी रखें, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो पे शशांक का एसेट एलोकेशन 100 नहीं हो सकता अगर ये म्यूचुअल फंड में पूरे पैसे चले जाएं इक्विटी में। तो आपको मैं 4-5 स्कीम्स बताता हूं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी, क्वांट एक्टिव, इन्वेस्टको स्मॉल कैप, ईडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप जो ऑलरेडी आपकी लिस्ट में है, और बंधन कोर इक्विटी। ये 6 स्कीम्स में अगर आप 2,500 रुपए पर स्कीम डालेंगे तो दीज आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट AMCs। तो आपको डिवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा, और पूरी इक्विटी कर लें, डेट का झुकाव ना रखें इसमें। ये मेरा सजेशन होगा आपके लिए। ओके, तो शशांक जी आपने जो फंड्स चूज किए हैं उसमें से सिर्फ 2 फंड्स ही आपको रखने हैं, एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी। 4 फंड्स आपको फिरोज जी ने सजेस्ट किए हैं, उनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। टोटल 6 फंड्स के साथ पोर्टफोलियो बनाए, 2 आपकी लिस्ट के, 4 फिरोज ने जो बताया, ICICI प्रू फोकस, क्वांट एक्टिव, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और इन्वेस्टको इंडिया स्मॉल कैप। 2,500 ईच आप इन फंड्स में डालिए और 10% एनुअली स्टेप अप जरूर कीजिए, ये सलाह है। बात करेंगे अब अगले कॉलर से। बासित हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बासित नजीर जम्मू एंड कश्मीर से। नजीर साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मैं अब्दुल बासित बोल रहा हूँ जम्मू एंड कश्मीर से। मैम मैंने जस्ट गुड इवनिंग मैम, मैंने जस्ट म्यूचुअल फंड्स में SIP करने शुरू किए हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मेरे पोर्टफोलियो को जरा देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि ये मेरा जो पोर्टफोलियो है ये मतलब ये ठीक है कि इसमें कुछ और चेंज करने पड़ेंगे। नजीर साहब आपकी उम्र कितनी है अभी? मैम आई एम जस्ट अराउंड 28 राइट नाउ। ओके, 28 ईयर्स। और आपने पोर्टफोलियो अभी क्रिएट किया है? यस मैम, जस्ट 1 मंथ अगो।
ओके, तो 30 इयर्स का होराइजन, 10 इयर्स मंथली एसआईपी स्टार्ट की है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, मोतियाल ओसवाल मिड कैप, जेएम फ्लेक्सी कैप 2000 ईच डाल रहे हैं इनमें। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी 2000 पर मंथ, 1000 ईच डाल रहे हैं। ज़ीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 में और मोतियाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो 250 में। तो 6 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 10,000 पर मंथ की एसआईपी, 30 इयर्स का होराइजन। फिरोज जी, लेकिन शशांक जी भले ही लेट थे, लेकिन नज़ीर साहब ने जल्दी शुरुआत की है। अच्छी बात है, 28 साल की उम्र से इन्होंने पोर्टफोलियो क्रिएट किया है और अमाउंट भी डिसेंट है। क्या सजेशंस इनके लिए? जैसे आपने दीपाली जी कॉन्ट्रास्ट दिखाया कि शशांक साहब ने 50 की उम्र में चालू किया, आज के जो नया युवा है 28 में भी चालू कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आप ये 30 साल तक कंटिन्यूअसली डिसिप्लिन तरीके से करेंगे और डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो 10,000 में अगर आप 10% की हर साल स्टेप अप भी करेंगे तो आप 10 करोड़ को पार कर जाएंगे एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस, एज्यूमिंग यू विल रिटायर एट 58। नजीर साहब, रहा सवाल आपकी स्कीमों में, मेरे हिसाब से आपकी स्कीमें पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर चुनी गई हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरों की स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से पास्ट परफॉर्मेंस, जैसे हमने पहले सेगमेंट में भी बात की कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर चुनो तो आप फंड सिक्लिकल होते हैं। तो आपको मैं 4 स्कीम्स वापस बताता हूं जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं खरीदना है मेरे हिसाब से, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 नहीं, जीरोधा का जो निफ्टी मिड कैप है वो ना खरीदें, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप। इसके अलावा आपको ये 4 को रिप्लेस करना है आईसीआईसीआई डिविडेंड यील्ड से, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रेबको मल्टी कैप। मेरा मानना है कि निफ्टी मिड कैप 150 वो जो है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क मिटिगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पूरी इंडेक्स खरीदो, अगर स्मॉल कैप में 250 स्टॉक हैं, पूरे 250 खरीदो तो मेरे हिसाब से उसमें से 10-15 कंपनियां गवर्नेंस या बिजनेस मॉडल के हिसाब से ही फिट नहीं होती हैं। सो इंडेक्स फंड खरीदना स्पेशली इन स्मॉल एंड मिड कैप इज नॉट ग्रेट रिस्क मैनेजमेंट। तो नज़ीर साहब, आपको सलाह मिली, नोट कर लीजिए जो चीज़ें बताई हैं फिरोज जी ने आपको। आपके पोर्टफोलियो आपने अभी बनाया है तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। आप 4 फंड से निकल जाइए, वहाँ पे एसआईपी स्टॉक कीजिए, फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, बाकी नए फंड्स की शुरुआत कर सकते हैं जिनमें 4 चॉइसेस आपको फिरोज जी ने बताई हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड, एसबीआई कॉन्ट्रा, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और कैनरा रेबको मल्टी कैप। 3 फंड्स आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, जेएम फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। और अभी यंग इन्वेस्टर हैं, समय है, तो 10% सालाना स्टेप अप जरूर करें ताकि एक अच्छा खासा कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकें। और अगर आपने ऐसे किया तो एटलीस्ट 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास की राशि आप आसानी से इकट्ठा कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं अब अगले कॉलर की। सीताराम तिवारी ने दिल्ली से सवाल भेजा है। मंथली एसआईपी 2000 की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.2 लाख, 15 साल में 40 लाख का लक्ष्य है। 3000 के एडिशनल एसआईपी भी ये करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो में कौन सा फंड ऐड करें? फिलहाल जो एग्जिस्टिंग एसआईपी है वो सिंगल फंड में है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2000 पर मंथ। बताइए फिरोज जी। यस दीपाली जी, आई थिंक सीताराम साहब को 2 फंड्स ऐड करने चाहिए, क्वांट लार्ज कैप और कोटक मल्टी कैप फंड। क्वांट लार्ज कैप एक लार्ज कैप स्कीम है, जैसे नाम दर्शाता है, छोटी स्कीम है, बट संदीप टंडन काफी एजाइल तरीके से इसको मैनेज कर रहे हैं। और ये लार्ज कैप है तो उसमें मूवमेंट करना भी उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि एक स्टॉक 200-400 करोड़ का बेचना लार्ज कैप कैटेगरी में 1-2-3 घंटे का काम है। वही अमाउंट अगर स्मॉल कैप में बेचनी है तो 10 दिन लगते हैं। सो एजिलिटी जो है, मूवमेंट करने का जो क्षमता होती है लार्ज कैप में ज्यादा होती है। और क्वांट के जो संदीप टंडन है वो बहुत मूव करते हैं, तो तभी उनका अल्फा निकल पाता है लार्ज में। ऑफ कोर्स उनका परफॉर्मेंस लास्ट 3-4 महीने से अच्छा नहीं रहा है, बट आई थिंक द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आर ब्राइट। एंड क्योंकि सीताराम जी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, सो दीज आर द 2 स्कीम्स आई वुड रेकमेंड। ओके, चलिए तो सलाह मिली है सीताराम जी आपको। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज करेंगे शामिल। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। आप क्वेरीज को आंसर करने के लिए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ बने हुए हैं और बात करते हैं कुछ और कॉलर्स से। अगले कॉलर नितेश गुप्ता हमारे साथ कनेक्टेड हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से। नितेश जी गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैम, मेरा नाम नितेश है, मैं 37 ईयर्स मेरी एज है और मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। जैसा कि मैंने आपको पोर्टफोलियो अपना भेजा है, तो पहले मेरे को एक्चुअली क्या ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कई सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या मैम, मैंने
स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, जिसमें मेरा मोतीलाल ओसवाल है, ELSS है, इन्वेस्को का स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, कोटक का ELSS है। जैसा कि आपके पास 7 फंड्स तो है नितेश जी? हाँ, 7 फंड में अब मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। टोटल 40,000 है मेरा इन्वेस्टमेंट। नहीं तो पहले आपने कहा कि मैंने ज्यादा फंड्स रख लिए थे, तो आप इन्हीं 7 फंड्स की बात कर रहे हैं या पहले ज्यादा थे, आपने ये स्क्वीज करके पोर्टफोलियो 7 फंड्स का किया है? मैम पहले मेरे पास 27 फंड्स थे। ओके। उसके बाद मैंने अब उनको क्या है कि जैसे मेरे पास स्मॉल कैप में 3 थे 4 थे, तो मैंने एक ही चूज कर लिया जिसमें कर रहा हूँ, मैंने सेग्रीगेट कर लिया है सबको। ओके ठीक और है। मैं तो एग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ, 15-20 साल में रख सकता हूँ, और मेरे को सिर्फ वेल्थ क्रिएट करना है, बस यही है और कुछ नहीं है टोटल इक्विटी में। अच्छा, आपने लिखा शॉर्ट टर्म के लिए 10 लाख का निवेश, मतलब आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, शॉर्ट टर्म में मैं ना 10 लाख का ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्टमेंट है, जो कि अभी 15 लाख उसकी वैल्यू हो चुकी है, पर वो 25 स्कीम्स में है। हाँ, लमसम नहीं है मैम, वो 5 साल से SIP चल रही थी, कई सारे स्मॉल कैप है उसमें, मिड कैप में। मैंने आपको पोर्टफोलियो की डिटेल भी भेजी थी पुराने की, और अभी जो है करंट में वो 7 बस चल रहे हैं, मगर तो उनको मैंने अभी रिडीम नहीं किया है, वो सब म्यूचुअल फंड पड़े हैं मेरे पास। अच्छा, वहां पे आप अब SIP नहीं कर रहे हैं, बट पुरानी होल्डिंग आपकी पड़ी हुई है जो आपने SIP की थी। पुरानी होल्डिंग ये आपका नया पोर्टफोलियो है जो आपने क्रिएट किया है? जी 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 बिल्कुल मैम। ओके ओके। और इस पोर्टफोलियो को लेकर आपका 10-15 इयर्स का होराइजन है, करेक्ट? हाँ, 10, 15, 20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस वेल्थ क्रिएट करना है, अच्छे फंड से होना चाहिए, और लमसम भी मेरे को 10 से 15 लाख डालना है, तो वो कहाँ डालना है ये भी बता दीजिएगा। ओके ओके। तो बेसिकली फिरोज जी 3 क्वेश्चंस हैं इनके, तीनों को अलग अलग कर देते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जो उन्होंने नया क्रिएट किया है 40,000 पर मंथ का, और हमारे शो से अपनी अंडरस्टैंडिंग से गाइडेंस लेकर इन्होंने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके बनाया है। अब आप सलाह दीजिए कि इन्होंने सही स्ट्रैटेजी रखी है या फिर नहीं, जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, SBI कॉन्ट्रा, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप और मोतीलाल ओसवाल ELSS है। 4,000 है सिर्फ ELSS फंड में, अदरवाइज 6,000 ईच हर फंड में डाल रहे हैं। दूसरा 10 लाख का ये लमसम इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। और तीसरा सवाल, अब वो पोर्टफोलियो तो हमारे पास नहीं है, लेकिन 25 से 27 फंड्स हैं, 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, 15 लाख की वैल्यू है, उसको ये होल्ड कर रहे हैं, नई SIPs नहीं कर रहे हैं। क्या सजेशंस? यस दीपाली जी, अगर नीलेश जी का पहला क्वेश्चन देखा जाए, तो मेरे हिसाब से इनकी जो कंसोलिडेशन स्ट्रेटजी है, 27-28 फंड थे, अब 7 फंडों में 40,000 की टोटल कुल SIP कर रहे हैं। फंड्स काफी अच्छे ही हैं, 1 या 2 बदलाव की मैक्सिमम जरूरत होगी। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप को हटा के अगर आप कैनरा बैंक को मल्टी कैप कर देंगे तो एक अच्छा चेंज हो जाएगा। अदरवाइज द स्कीम्स आर गुड, पॉइंट 1। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज मेरे हिसाब से अगर आप ICICI डिविडेंड यील्ड करेंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतरीन होने की संभावना है। ऑफ कोर्स पराग पारिक थोड़ा अच्छे कैश कॉल्स लेते हैं, नथिंग रॉन्ग विद AMC, बट आई थिंक आई विल रेकमेंड अ चेंज। अब तीसरा स्कीम अगर आप HDFC फ्लेक्सी कैप लेंगे तो ये 3 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपको जो भी लमसम इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप सेम 7 में से 1 हट गई, 2 हट गई, तो आपके पास टोटल 8 स्कीम्स होंगी। उसी में आप अपनी एडिशनल परचेजेस करें। जब भी लमसम कर रहे हो तो SIP के फंड्स अलग और लमसम के फंड्स अलग आइडियली नहीं करने चाहिए। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आए तो आप उसको सेम फोलियोज में एक्स्ट्रा एडिशनल परचेज कर लें, तो अच्छा होता है, ताकि आपके पैसे ज्यादा ना बिखरें। ये मेरी सलाह होगी। जो रहा सवाल, जो आपके बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें आपके 10 लाख डले हुए, जो 15 लाख हो चुके हैं, उसको अगर आप वापस हमारे को वो पूरा पोर्टफोलियो वापस भेजेंगे तो विल ट्राई एंड एनालाइज दैट अगेन। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके पोर्टफोलियो को लेकर। बात करते हैं अगले कॉलर से। सब्यसाची कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। सब्यसाची नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। नमस्ते। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा उम्र 57 ईयर्स है। सिंस लास्ट 5 साल से मैं SIP के थ्रू में मैं ये कर रहा हूँ। मैं डिटेल्स आपको भेजा हूँ। जो मंथली SIP है मेरा 52,000 है मैम, और मेरा लक्ष्य है 5 साल में 70 लाख रुपया का। अभी 2.5 ईयर्स में मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो मुझे और क्या प्लानिंग करना है? जो मैं फंड किया हूँ
वो सही है कि उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, यही मेरा सवाल है। ओके तो 27 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 52,000 की SIP, 2.5 साल हो चुके हैं, 5 साल में 70 लाख का टारगेट। SBI मैग्नम इनकम, UTI रिटायरमेंट, SBI ब्लू चिप, SBI स्मॉल कैप, SBI गोल्ड, आदित्य बिरला रिटायरमेंट, ICICI प्रू लिक्विड फंड, HSBC मिड कैप, आदित्य बिरला फोकस, SBI मैग्नम मिड कैप अगेन, SBI फोकस इक्विटी, HSBC वैल्यू। HSBC में काफी एक्सपोजर है, बताइए फिरोज जी क्या सजेशन? यस दीपाली जी, HSBC में एक या दो स्कीम्स हैं। कोई SBI की अगर आप जब देख रहे हैं तो 6 स्कीम्स निकल रही हैं, तो उसमें से 4 मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि आपको एग्जिट कर सकते हैं। SBI ब्लू चिप फंड, SBI फोकस्ड इक्विटी, SBI मैग्नम इनकम, SBI गोल्ड, ये 4 स्कीम्स की आपको जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। UTI रिटायरमेंट प्लान ऑफ कोर्स एक लॉक इन हो सकती है, बट दैट्स आदित्य बिरला रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट की स्कीम्स को आपको डालने की जरूरत नहीं है, माना कि आपके ऑब्जेक्टिव रिटायरमेंट है, बट एक डिवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी आपको ये फुलफिल कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। और अगर मैं अपने पैसे की बात करूं तो मेरे पैसे 14 स्कीम्स में है, जो हमारा आनंद राठी का मॉडल पोर्टफोलियो है, उसको हम बहुत बारीकी से रिव्यू करते हैं हर 15 महीने में, ना कि 12 महीने में, 15 महीने में, क्योंकि एग्जिट लोड्स ही 12 महीने की होती हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको 3 स्कीम्स ऐड करने की सलाह दूंगा, HDFC फ्लेक्सी कैप, DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एंड क्वांट एक्टिव। जो ये बहुत सारे स्कीम्स हमने बताए थे, उसमें से अगर आप एग्जिट करके ये 3 लेंगे तो टोटल आपके पास कुल मिला के 8 स्कीम्स हो जाएंगी। 8 स्कीम्स बहुत होती हैं, और उसमें आप अगर कंसोलिडेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट 52,000 और ये जो 27 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं, उसको आप अगर इतना कंप्रेस करके ये 8 स्कीमों में रखेंगे तो 13 से 14% की रिटर्न आने की एटलीस्ट आपको उम्मीद है ऑन अ 5 ईयर टाइम फ्रेम्स व्हिच यू हैव टू रिटायरमेंट। ओके चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कीजिए। चलिए, शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया फिरोज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, थैंक यू सो मच एज यूजुअल। ब्रेक में जाते जाते आप फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स देख सकते हैं, नोट कर लीजिए अगर उनकी चॉइस के हिसाब से आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इसी के साथ योर मनी में इतना ही, नमस्कार।